तो इसमें जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है एक मंथ की मिलती है या ये आपका पूरा पीएचडी का वो स्केड्यूल करके देते हैं कि आपको इतने साल की 3 साल की या पीएचडी 4 साल लगने हैं तो उसका सारी फंडिंग है आपकी? सबसे पहले फंडिंग कंफर्म करना पड़ती है या सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है? हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं कि आप अमेरिका में कौन से स्कॉलरशिप पे आए थे पीएचडी के लिए? आपकी पीएचडी के बाद आपको फ़ौरन जॉब मिल गई थी या आपको कुछ डिले करना पड़ा? मतलब कि पाकिस्तान में थोड़ा कंपटीशन होता है तो वहाँ पे जॉब थोड़ा सा मुश्किल आसान मिलती है, आसानी नहीं है इतनी जॉब को हंट करना। तो अमेरिका में क्या तरीक़ाकार अगर कोई इंसान पीएचडी मुकम्मल कर लेता है तो उसके लिए जॉब के रास्ते खुल जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद दुगल अमेरिका से। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर। आपको हम यूएस से उर्दू स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक पाकिस्तानी असिस्टेंट प्रोफेसर साहब जो कि मौजूद हैं अमेरिका की एक रियासत एरिज़ोना में और इनकी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये कैसे एक मुतवस्सत तबके से तल्लुक़ रखते हुए इतने कामयाब हुए और अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से इन्होंने एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पीएचडी की और उसी के बाद उन्होंने अमेरिका की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बल्कि दुनिया की बेहतरीन वर्ल्ड रैंकिंग पे 93 नंबर पर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना और उसमें एज असिस्टेंट प्रोफेसर ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे इनकी कामयाबी का राज और साथ साथ इनसे हम टिप्स लेंगे आने वाले जनरेशन के लिए और जो यंग टैलेंटेड बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं कि वो किस तरह अपनी फ़ील्ड में कामयाब हो सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं बात का सिलसिला। सबसे पहले वकास साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यूएस से उर्दू स्टोरीज़ के लिए टाइम निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे इस चैनल पे लाने के लिए। चलें मेरे एक्सपीरियंस से जो है यंग जनरेशन जो टैलेंटेड हैं ख़ास तौर पे उनको अगर कोई इससे फ़ायदा मिले तो मतलब मुझे बहुत खुशी होगी उस चीज़ की। जी बिल्कुल वकास साहब, हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ जो है हम बाकायदा एक तारफ़ से करते हैं जो छोटा सा तारफ़ होता है। सबसे पहले हमें बता दें कि आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? मेरा तल्लुक़ सरगोदा से है, तो मेरी जो बचपन की एजुकेशन भी वहाँ सरगोदा से ही है। सारा आपका जो बचपन का इब्तदाई कैरियर है वो सारा उधर ही जी हाँ जी, स्कूल कॉलेज मेरा सारा सरगोदा से है। सरगोदा सिटी से हैं या किसी गांव से हैं उधर? मैं जो है हमारा गांव जो है वो सरगोदा सिटी के बिल्कुल पास ही था, तो हम लोग बीच में कुछ अर्सा गांव भी रहे हैं। बट वालिद साहब की कोशिश यही थी कि हम लोग शहर में रहें ज़रा स्कूल के पास ही, तो हमें को आने जाने में उतनी दुश्वारी ना हो। तो गाँव हमारा तकरीबन 7 किलोमीटर है, जहाँ मैं कुछ अर्सा गांव से भी आता जाता रहा हूँ स्कूल के लिए, तो इतना कोई मुश्किल नहीं था। बट हम लोग ज़्यादातर जो टाइम है वो हम सरगोदा सिटी में ही फिर हमने गुजारा किया। तो वकास साहब आपकी तालीम कितनी है, मतलब कि आपने सारी एजुकेशन जो मुकम्मल की है वो कितनी है आपकी? वैसे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट तो यही होती है पूरी दुनिया में तकरीबन के पीएचडी होना ज़रूरी है। जी जी माशाल्लाह, हाँ जी पीएचडी है। मैंने पीएचडी माइनिंग इंजीनियरिंग में की हुई है और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी ज़िक्र किया है कि मेरी जो पीएचडी है वो मिज़ूरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैंने की थी, जो कि फुली फंडेड थी। और पीएचडी मुकम्मल करने के बाद मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा था और मेरा पैशन भी था टीचिंग का, तो मैंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। तो इधर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं 2018 से फिर इधर ही हूँ अभी। तो वकास साहब आप पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हम यूईटी बोलते हैं जी जी, तो वहाँ पे आपने एजुकेशन हासिल की, बैचलर अपना उधर से किया, उसके बाद आपकी वहाँ पे जॉब भी हो गई मेरिट पे और फिर वहाँ पे आपने मास्टर भी वहाँ से हासिल किया। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद हालांकि जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनका एक ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी यूईटी में उनको एडमिशन मिल जाए, तो वहाँ पे अल्लाह ने आपको मौका दिया, आपने वहाँ पे तालीम हासिल की, साथ साथ आपने अपनी जॉब जो है उधर से हंट की। तो उसके बाद आपने उस जो जॉब है उसको क्यों छोड़ा, क्या रीज़न बनी या उसमें आपको क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि आप अमेरिका में मूव हुए? जी जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, इंसान हमेशा से बेहतरी की तरफ वो उसकी ख्वाहिश भी होती है। एक मौका ऐसा था, इसका मैं क्रेडिट किसी हद तक मेरे जो उधर डिपार्टमेंट हेड थे अकरम साहब उनको भी जाता है। मेरा पहले बाहर आने का बिल्कुल कोई मूड नहीं था,
तो मैंने पीएचडी के लिए वहाँ पे ही एडमिशन के लिए अप्लाई किया यूईटी में ही, कि मैं साथ साथ टीचिंग के साथ साथ अपनी पीएचडी भी वहाँ से कर लूँगा। और भी बहुत से टीचर करते हैं, तो मैंने भी यही सोचा कि चलो मैं भी वहाँ से करता हूँ। तो अकरम साहब जो थे हमारे चेयरमैन, उन्होंने इस चीज़ का मुझे कहा कि बेटा बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, तो आप बाहर ट्राई करो। तो उनकी बात को लेके फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, और अल्लाह ताला का करम भी आप इसमें कह सकते हैं कि मुझ पे रहा है कि मुझे कोई उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ पे ही मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल गया, वहीं से फिर मैंने अपनी पीएचडी भी मुकम्मल की। हाँ जी, वही ना, जब आपने तब से लेक्चरर की जॉब छोड़ी थी तो हम देखते हैं कि तब इतनी महंगाई भी नहीं थी पाकिस्तान में जो आजकल लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है, और आपकी तरजीहात जो बदली वो सारी फिर स्कॉलरशिप को लेके बदली कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिज़ूरी में पीएचडी के लिए आए। जी, तरजीहात इस तरह बदली कि जब मैंने इधर आके सिस्टम को देखा तो मुझे ये समझ आई कि वो खूबियाँ जो बीइंग अ मुसलमान हम लोगों में होनी चाहिए वो इन लोगों में मौजूद हैं। मतलब ये लोग किसी को धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, किसी का जो हक है वो नाजायज़ नहीं उसमें मार दे, जो उसका राइट बनता है वो उसको मिलता है। तो जब मैंने ये सिस्टम को देखा तो और मुझे फिर अगेन मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिली, तो फिर मैंने उसको अवेल किया। तो आपके इसी जवाब से जो हमें एक क्वेश्चन है वो लोगों के माइंड में ये बात होती है कि जो अमेरिका में ख़ास करके जो या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में हम चले जाएं तो वहाँ पे लोगों को जो मेरिट पे वो सबसे पहले अपनों को देखते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरों को देखते हैं। तो क्या ऐसा कोई मसला पेश आता है, मतलब कि जो बाहर से लोग आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम्स होती है कि उन सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है, टॉप प्रायोरिटी पे, वो नेटिव्स को दी जाती है? नहीं, ये बात बिल्कुल मामूली हद तक आप कह सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि इनके कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ पे ये बाहर के आने वालों को नहीं रखते, वो अपने नेटिव्स को ही रखते हैं, तो वो तो उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। बट मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स जो हैं उसमें आप ओपन मेरिट पे आते हैं। अगर आप उस जॉब के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं तो वो आपको हायर करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो कहें कि आप क्योंकि पाकिस्तान से हैं या आप किसी और मुल्क से हैं तो हम आपको इसलिए नहीं रख रहे। अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको डेफिनेटली वो जॉब मिलती है। बिल्कुल। तो हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं कि आप अमेरिका में कौन से स्कॉलरशिप पे आए थे पीएचडी के लिए? अमेरिका में मेरा जो स्कॉलरशिप था वो था प्रोफेसर की फ़ंडिंग होती है यहाँ पे। अमूमन जो प्रोफेसर्स के कनेक्शन होते हैं इंडस्ट्री के साथ, तो वो उनके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और इंडस्ट्री वाले फिर प्रोफेसर्स को जो है पे करते हैं। और अब वो प्रोफेसर्स ने उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके या अपने जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनसे काम करवा के इंडस्ट्री को रिस्पॉन्ड बैक करना होता है। तो मेरी जो फ़ंडिंग थी वो ऐसी ही थी कि मेरे पास जो एडवाइज़र की वो फ़ंडिंग थी जो कि फुली फंडेड थी। और इस प्रोजेक्ट में मैं एक और ज़िक्र भी करता चलूँ कि इस पीएचडी के दौरान हमारा एक प्रोजेक्ट सऊदी अरबिया के साथ भी चल रहा था, जिसमें हमें एज़ अ पीएचडी स्टूडेंट और भी कुछ प्रोफेसर्स को हमें सऊदी अरबिया में जाके वहाँ पे उनके उधर भी बच्चों को टीच करना था। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि 6 माह फिर सऊदीया में भी रहा अपनी पीएचडी के दौरान, और इसी प्रोजेक्ट का वो हिस्सा था, उसमें शामिल। उसको आप एज इंटर्नशिप भी ले लें, वो भी हम कह सकते हैं इस चीज़ को? इंटर्नशिप तो नहीं उसको कह सकते, वो एक काइंड ऑफ जो थी वो फुल टाइम जॉब थी, जो कि मैं मिज़ूरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से वहाँ पे एज अ टीचिंग फ़ेलो के तौर पे जॉब कर रहा था। उसके साथ साथ मेरी पीएचडी भी कंटिन्यू थी, इधर मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ता था और उसका जो भी रिक्वायरमेंट होती थी असाइनमेंट्स वगैरह वो भी साथ साथ बनाता था। इंटर्नशिप जो है वो थोड़ी डिफरेंट नौइयत की होती है, और ख़ास तौर पे जो नए आने वाले जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनके लिए तो मैं उनको डेफिनेटली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं या पीएचडी के लिए आए हुए हैं तो इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कल को आपका प्लान है यहाँ पे रुकने का तो और जो है उसमें इंटर्नशिप जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ जी, मतलब कि ये स्कॉलरशिप जो है ये जैसे कोई HEC बेस्ड कोई इंडिजिनस स्कॉलरशिप या कोई यूएसएड कोई इस तरह करके स्कॉलरशिप नहीं था, ये आपने इंडिविजुअली अपने तौर पे सर्च किया था, एक प्रोफेसर को उससे एक्सेप्टेंस ली, प्रोजेक्ट में अपनी फ़ंडिंग का जो है वो आपने कंफर्म की, तो उसके थ्रू प्रोसेस आपने किया यूनिवर्सिटी के साथ, तो एडमिशन भी हुआ? जी जी। सबसे पहले फ़ंडिंग कंफर्म करना पड़ती है या सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है? हाँ जी, ये जो आपने जैसे जिक्र किया है कि ये उन स्कॉलरशिप से मुख्तलिफ है।
क्योंकि जब आप HEC का स्कॉलरशिप लेके आते हैं तो फिर वो वीज़ा कैटेगरी होते तो आप स्टूडेंट ही हैं, बट आपको वो J कैटेगरी का वीज़ा उसमें अमूमन मिलता है। तो ये जो मैंने किया ये और भी बहुत से स्टूडेंट करते हैं ऐसे कि आप प्रोफेसर्स के साथ उनका प्रोफाइल देखते हैं और आप देखते हैं कि अच्छा मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्या इस प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मिलता है, और जो आपने अपनी मास्टर्स में आपने जो रिसर्च की होती है तो वो आप प्रोफेसर से रब्ता करते हैं। तो वो अगर प्रोफेसर को भी लगे कि इस बंदे का जो प्रोफाइल है वो मेरे साथ मैच करता है तो देन पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको एक्सेप्ट कर लें। तो और एडमिशन एक सेपरेट चीज़ है, अगर प्रोफेसर ने एक्सेप्ट किया इट मींस कि वो आपको फंडिंग देगा। हाँ और एडमिशन जो है वो एक सेपरेट वो यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोसेस होता है। और मुझे भी मेरे एडवाइज़र ने फिर कहा कि अपने लिए वो एडमिशन के लिए अप्लाई करो, फिर वो मैंने अप्लाई किया, एडमिशन भी हुआ और साथ साथ जो मुझे एडमिशन लेटर मिला उसमें ये एक्सेप्टेंस भी साथ ही शामिल थी कि भी ये जो प्रोफेसर हैं वो आपके PhD के सुपरवाइज़र। तो इस तरह अगर प्रोफेसर की फ़ंडिंग हो आपके पास तो उसमें कोई एडमिशन में अमल दखल होता है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट जाता है कि इसका एडमिशन करना ही करना है? जी, उसमें होता यही है कि जब एक प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर रहा है और उसने आपका सारा जो है वो बैकग्राउंड आपका प्रोफाइल देखा हुआ है तो अमूमन उसके चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि उसको एडमिशन मिल ही जाता है। क्योंकि एडमिशन कमेटी में भी जो प्रोफेसर होते हैं वो भी उसी डिपार्टमेंट के ही अमूमन होते हैं। तो वो एक प्रोफेसर जब कह रहा है कि अभी स्टूडेंट को मैं एज अपना PhD स्टूडेंट रखने के लिए रेडी हूँ तो देन अमूमन बहुत कम चांस होता है कि उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो इसमें जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है एक मंथ की मिलती है या ये आपका पूरा PhD का वो स्केजूल करके देते हैं कि आपको इतने साल की 3 साल की या PhD 4 साल लगने हैं तो उसका सारी फंडिंग है आपकी? इसमें अमूमन जो होता है वो आपको साल की वो अश्योरिटी देते हैं शुरू में। किसी भी प्रोफेसर को मैंने आज तक नहीं देखा कि वो किसी भी स्टूडेंट को 4-5 साल की श्योरिटी दे दे। तो वो देखते हैं कि स्टूडेंट भी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो साल की काइंड ऑफ वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो आपको कहते हैं कि साल के अंदर हम आपकी फ़ीस भी पे करेंगे, आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करती हैं स्टूडेंट्स की, कुछ नहीं करती। और इसके अलावा भी कुछ चार्जेस होते हैं जो कि बाज़ का स्टूडेंट्स को ख़ुद से देने पड़ते हैं, जो फ़ीस के अंदर कह लें कि कंप्यूटर फ़ीस या लाइब्रेरी फ़ीस, कुछ इस तरह की छोटी मोटी अमाउंट होती है जो कि स्टूडेंट को खुद पे करनी होती है। बट आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी आपका कवर होता है फ़ीस, और आपको लिविंग के लिए भी जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें आप गुजारा कर सकते हैं, उसमें गुजारा हो जाता है। जी। ये भी असल में बड़ा डिटेल आगे चली जाती है। तो इसकी अमाउंट जो है ये जो दूसरे स्कॉलरशिप्स होते हैं किसी आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो होते हैं, किसी भी वो चाहे गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से कोई अदारा हो या कोई US की कोई कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट अदारा और हो, तो ये उससे कोई अमाउंट कम होती है या ज़्यादा होती है अगर इस तरह इंडिविजुअली हम किसी प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं? तो ये वेरी करती है। एज एन इंटरनेशनल आप US में अगर बात करें तो आपको अलाउ होता है कि आप 20 आवर्स पर वीक आप जॉब कर सकते हैं। तो अगर तो एक प्रोफेसर आपको वही 20 घंटे के लिए एज अ टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट हायर कर रहा है तो फिर तो वो जो अमाउंट आपको मिलेगी जो कि रफली कह लें कि $2000 के आसपास होती है, वो फिर जो अमाउंट है वो हम अगर उसका कंपैरिजन करें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के साथ, तो मैंने जो फुल ब्राइट स्कॉलर से सुना है उनकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 2000 से कम होती है, उनको 1700-1800 के आसपास मिलता है। बट अगेन ये जो आपको एज अ टीचिंग असिस्टेंट 2000 मिलता है इसमें से फिर टैक्सेस वगैरह भी कटते हैं। और ये इसमें एक और बड़ी पते की बात ये है कि अगर तो आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो हो सकता है वही जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है 2000 उसमें आप अकेले भी आपका गुजारा करना मुश्किल हो। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं तो जैसे कि मैं मिज़ूरी यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने PhD की तो मेरी फैमिली भी साथ थी, तो हमारा उस 2000 में बड़ी आसानी से गुजारा हो जाता। तो PhD करने के बाद जो वीज़ा स्टेटस होता है पहले तो F1 शायद जी F1 होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके बाद जब आपकी PhD मुकम्मल हो जाती है तो अमेरिका का क्या रूल है कि उसके बाद आपको वर्क एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन जो है वो कितने साल की मिलती है अगर आप यहाँ से डिग्री कंप्लीट करते हैं, ख़ास करके PhD? तो वो स्टेटस आपने चेंज करना है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है? जी उसमें दो कैटेगरीज़ हैं। एक स्टेम कैटेगरी की डिग्री होती है, स्टेम
में अगर आपने डिग्री की है तो फिर आपको इन टोटल जो मिलते हैं वो 3 साल का आपको वो मिलता है, लेकिन वो भी ब्रेक डाउन इस तरह होता है कि आपको जैसे आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की तो आपको 1 साल का उसको कहते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, OPT उसका शॉर्ट वर्ड है जी जी। तो वो 1 साल की मिलती है। फिर साल के बाद आप दोबारा रीअप्लाई उसको जो है वो करते हैं तो आपको मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन उस पर मिल जाती है। तो ये है स्टेम डिग्रीज़ वालों के लिए। जी बिल्कुल। जो नॉन स्टेम डिग्रीज़ वाले हैं उनको सिर्फ वो 1 साल ही मिलता है, जिसमें उन्होंने ये होता है कि फिर फर्दर जॉब सर्च करनी होती है किसी कंपनी में, तो फिर वो कैटेगरी आप मज़ीद आप कह सकते हैं कि फिर वो कंपनी आपके लिए वो परमिट, जॉब परमिट वगैरह अप्लाई करते हैं या ग्रीन कार्ड की तरफ लेके जाते हैं। जी। हाँ, ग्रीन कार्ड से पहले एक और स्टेप होता है बीच में, उसको H1B का नाम दिया जाता है, जो कि अमूमन हाँ जी कंपनीज़ ही उसको अप्लाई करती हैं वो उस एम्प्लॉय के लिए। तो उस H1B के बाद आप फिर मज़ीद ग्रीन कार्ड की तरफ जाते हैं। तो आपकी PhD के बाद आपको फ़ौरन जॉब मिल गई थी या आपको कुछ डिले करना पड़ा? मतलब कि पाकिस्तान में थोड़ा कंपटीशन होता है तो वहाँ पे जॉब थोड़ा सा मुश्किल आसान मिलती है, आसानी नहीं है इतनी जॉब को हंट करना। तो अमेरिका में क्या तरीक़ाकार, अगर कोई इंसान PhD मुकम्मल कर लेता है तो उसके लिए जॉब के रास्ते खुल जाते हैं? देखें, उसमें भी आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत हाँ, इस सेंस में कि अमूमन जो कहा जाता है यहाँ पे अमेरिका में जॉब सर्च करने के लिए आपको कम से कम 6 से 9 माह का टाइम लग सकता है। हाँ जी, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट ऑन एवरेज यही कहा जाता है कि 6 से 9 माह का आप टाइम अपने जहन में रखें। तो मेरा जब PhD का लास्ट ईयर था, मैंने तब जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो मुझे ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की जॉब की जो कन्फर्मेशन है, ये मेरे PhD के डिफेंस से पहले मुझे मिल गई थी। और फिर जो ही मेरा डिफेंस हुआ और मैंने अपना थीसिस जो डिसर्टेशन वो सबमिट करवाया, तो मैं फिर यहाँ पे एरिज़ोना में मूव हो गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में एक होता है, अगर PhD मुकम्मल हो जाती है तो वहाँ पे PhD वाले को HEC जो है, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की, उधर से 1 साल के लिए इंटरम मिलता है। वो किसी भी यूनिवर्सिटी में सर्व करना आता है या किसी भी रिसर्च अदारे में। तो यहाँ पे भी इंटरम होता है या आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है पहले ही, या इंटरम करना ज़रूरी होता है पहले? नहीं, इंटरम की इधर कोई ऐसी वो नहीं है। अमूमन डिफरेंट हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़ कि या तो वो PhD जो बंदा है वो इंडस्ट्री में चला जाए। तो अमूमन इंडस्ट्री में भी जब आप जाएंगे तो ज़ाहिर बात है शुरू में आप काइंड ऑफ वो प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसके अलावा जो दूसरी साइड पे लोग चले जाते हैं वो PhD के बाद पोस्ट डॉक उसको कहते हैं, वो एक रिसर्च टाइप पोजीशन होती है, तो उसमें चले जाते हैं। या फिर तीसरी ऑप्शन है कि आप को प्रोफेसर की एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर को जॉब मिल जाए, जिसमें आप टीचिंग प्लस रिसर्च करते हैं। हाँ जी, और इसके अलावा एक और टीचिंग साइड की एक और पोजीशन है जिस पे मैं हूँ, उसको जो है वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का टाइटल दिया जाता है यहाँ पे। तो उसमें जो प्योरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो टीचिंग की ही होती हैं, रिसर्च उसमें आपकी बड़ी मिनिमम होती है रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे आप बता दें लोगों को कि अमेरिका में जो है 2 किस्म के हैं। यहाँ तो PhD करके बाद आपने मतलब कि फुल टाइम ही रिसर्चर बनना है जी। तो यहाँ आपने टीचिंग पे जाना है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास होती हैं। जी। क्योंकि पाकिस्तान में तो जो टीचर है उसी के 40%, 30% या 50% के लगभग रिसर्च करनी होती है और 50% या 40% टीचिंग। जी। तो अमेरिका में ऐसा सीन नहीं है। अमेरिका में है वो, यही जो आप 2 कह रहे हैं वो बेसिकली 3, अगर हम इस तरह बात करें तो वो 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक तो जिसको हम कह लें कि नॉर्मल वो कहते हैं, जिसमें 40% रिसर्च है, 40% टीचिंग और 20% सर्विसेज। तो वो कह लें कि रेगुलर एक पैथ है जो कि पुराना चलता आ रहा है। पिछले कुछ सालों से जो एक और ट्रैक उसमें उन्होंने निकाला है वो प्योरली टीचिंग का है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का टाइटल उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें वो जो टीचर ये हायर करते हैं उनका काम कम्प्लीटली आप कह लें कि टीचिंग करना होता है। तो जो इसमें तीसरी कैटेगरी बनती है वो है कम्प्लीटली रिसर्च वाले, रिसर्चर। वो बिल्कुल कोई टीचिंग नहीं उन्होंने करनी, वो फुल टाइम रिसर्च ही कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह करके उन्होंने उसकी